Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 43. Now we are going to discuss about the 44. Then let's start it. Okay, then here question number 431. With reference to the Royal Indian Navy mutiny in 1946, consider the following statement. देन यहाँ पे जो हम लोग का रॉयल इंडियन नेवी मीटिंग हुआ था 1946 में, उसके बारे में दिया हुआ है. तो देख लेते हैं. INA ट्रायल वर हेल्ड एट रेड फोर्ट इन दिल्ली आफ्टर दिस इवेंट. तो ये हम लोग का रॉन्ग है, बिकॉज जब ये हुआ था म्यूटिनी स्टार्ट हुआ था तो उसी से ही प्रोसीड किया गया था, रेड फोर्ट से, दिल्ली से. तो ये हम लोग का गलत हो जाता है कि इसके बाद में हुआ था. ठीक है, देन उसी में हुआ था. देन सेकेंड वाला, कॉन्टेमिनेंट फूड सर्व टू सेलर इन HMS Talwar was one of the factors that caused this mutiny to broke out. This is correct. Then this mutiny occurred in Madras. तो मद्रास से नहीं हुआ था, बॉम्बे से हुआ था. ओके, देन हम लोग का क्या है, 1 and 3 गलत हो गया. देन हम लोग का ऑप्शन बी जो है सही हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है. ओके, ओके, देन लेट्स स्टार्ट दिस वन. Okay, then here that explanation given here, statement 1 is wrong because ये क्या हुआ था, वहीं से प्रोसीड किया गया था जो रेड फोर्ट से 1946 में. फिर ये मुंबई में हुआ था, इसलिए 3 नंबर जो है वो गलत हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे मद्रास लिखा हुआ था. तो ये ध्यान में देना है. छोटा छोटा चीज़ क्या है, यूपीएससी हमें ये करके पूछती है, तो उससे हमें ध्यान देना चाहिए छोटा छोटा चीज़ को. ओके, अगर हम लोग ये देखेंगे कि जो फर्स्ट ला यहाँ पे दिया हुआ है कि उसके बाद में हुआ था, बट हम लोग अगर दिमाग में यही रखेंगे कि हाँ रेड फोर्ट में भी उसका कुछ हुआ था, देन हम इसमें ये खा जाएंगे, मार्क खा जाएंगे. बट अगर हमें याद होगा कि रेड फोर्ट से ये प्रोसीड किया गया था, देन हम आसानी से इसको टिक कर सकते हैं सही आंसर को. देन दूसरा हम लोग का जो है बॉम्बे या मद्रास, वो भी जानना जरूरी है कहाँ से ये हुआ था. देन हमें बहुत ही आसानी से आंसर पता चल जाएगा. तो हम लोग का बॉम्बे से हुआ था, मद्रास से नहीं हुआ था. ठीक है, देन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो 2 है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. On 17 February 1946, the sailor of HMS Talwar's ship were served contaminated food. ओके, तो जब ये हुआ था तो उस समय क्या है, ब्रिटिशर के साथ में वो जब ब्रिटिशर इंसल्ट करने लगे तो उसमें झगड़ा ये सब भी हुआ था, और ये रिवोल्ट यहाँ से भी शुरू हुआ था. देन दूसरा क्या है, नेक्स्ट जो ये था 1100 RIN रेटिंग ऑफ HMS तलवार वेंट ऑन ए रिवोल्ट. तो इसमें क्या है, 1100 जो रॉयल इंडियन नेवी थे वो लोग पार्टिसिपेट किए थे ये रिवोल्ट में. और वेरियस रीजन था, अलग अलग भी बहुत सारा रीजन था, जो कि वो क्या था, सबसे पहला वाला जो रेशियलिज्म. ओके, हमेशा क्या है, इंडियन को ब्लैक पीपल कहा जाता था, या काला कौआ, इस तरह से काला आदमी, इस तरह से कह के भी ये करते थे. बहुत ही एब्यूज़ किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था. देन एब्यूज़ बाय सुपीरियर ऑफिसर, जो ऑफिसर बड़े ऑफिसर होते वो नीचे वाले को क्या करते थे, बहुत टॉर्चर करते थे इंडियन को, इसलिए ये रिवोल्ट भी लड़ा गया था. फिर दूसरा हम लोग का क्या है, अरेस्ट ऑफ द रेटिंग फॉर स्क्रॉलिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट. क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम में बहुत सारे जो लीडर थे सबको क्या है, अरेस्ट कर दिया गया था, तो उसका भी गुस्सा हम लोग का इंडियन नेवी में था. देन ट्रायल टू रेड फोर्ट इन दिल्ली, जो इंडियन नेवी को क्या कर रहे थे, वो ट्रायल कर रहे थे रेड फोर्ट से. देन यूज ऑफ इंडियन ट्रॉफी इन इंडोनेशिया डिमांडिंग देयर विड्रॉवल्स, और ये कर रहे थे जितना भी हम लोग का इंडियन ट्रॉफी थे सब क्या है इंडोनेशिया में यूज कर रहे थे. तो ये सब रीज़न था. तो अभी बहुत दिन हो गया, मे भी 3 और 4 दिन तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, बिकॉज ट्रैवलिंग कर रही थी, इसलिए प्रॉब्लम हो गया. बट अभी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और जितना हम लोग का हो सके जल्द से जल्द हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंट अफेयर वेयर्स और जो भी हम लोग का जो एग्जामिनेशन रिलेटेड है उसको हम लोग ये करने के लिए कोशिश करेंगे, जानने के लिए कोशिश करेंगे. और जो मेरा आर्ट एंड कल्चर चल रहा है वीडियो, उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द दूसरा और भी नया नया टॉपिक को लेके आने के लिए. अभी हम लोग का आर्ट एंड कल्चर में है. आर्ट एंड कल्चर ख़त्म होने के बाद में जो नेशनल पार्क ये सब के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. न्यूज़ में जो था इस साल में या लास्ट ईयर में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप लोग
प्रिपेयर कर रहे हैं तो। दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी जो सबसे एग्जाम नज़दीक वाला एग्जाम है यूपीएससी एग्जाम है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं महात्मा गांधी का, जो साउथ अफ्रीका में ये होते समय ही वॉज इन्वॉल्व इन फोनिक्स settlement. Then he initially followed moderate technique which gradually transformed into passive resistance technique. तो यह हम लोग का क्या है 1 and 2 हम लोग का करेक्ट हो जाता है, बिकॉज फोनिक सेटलमेंट किए थे महात्मा गांधी, इन्वॉल्व हुए थे वहाँ पे, वो किए थे। देन दूसरा हम लोग का क्या है मॉडरेट, हर चीज़ मॉडरेट में फॉलो करते थे, हर चीज़ बता के बोल के करना पसंद करते थे, किसी के साथ में झगड़ा उगड़ा ये सब करना नहीं चाहते थे, सत्याग्रह के साथ में करना चाहते थे। ओके, तो ये हम लोग का सही हो जाता है बोथ 1 and 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Then the explanation given here, the basic Gandhian styles was work out in South Africa after 1906. This involved careful training of disciplined cadres. ओके, देन ये हम लोग का क्या है केयरफुल ट्रेनर, तो ये था डिसिप्लिन, ये सब को ये करते थे। देन दूसरा जो फोनिक सेटलमेंट किए थे, फिर टोल्स्टॉय फार्म्स में ये भी किए थे, टोल्स्टॉय फार्म। ओके, देन नॉन वायलेंस सत्याग्रह ये सब में वो ज़्यादातर बिलीव करते थे, तो इस तरह से वो किसी के साथ भी लड़ना चाहते थे, तब भी नॉन वायलेंट के साथ में लड़ना चाहते थे, पीसफुल के साथ में लड़ना चाहते थे। देन दूसरा क्या है मास काउंटिंग ऑफ अरेस्ट। ओके, देन तीसरा हम लोग का है ओकेजनली हड़ताल्स एंड स्पेक्युलर मार्चेंट। तो हम लोग का अगर हम देखा जाए तो हम लोग का गांधी का सबसे बड़ा वाला हथियार क्या था, वेपन, सबसे पावरफुल वेपन क्या था, एक तो नॉन वायलेंस था, और दूसरा कौन सा वेपन था जो फास्ट रखते थे, हड़ताल करते थे, दैट इज़ द मेन एंड पावरफुल वेपन। तो ये हम लोग का गांधी का लॉ है, जो बहुत ही पावरफुल वेपन है ये, और ये मॉडरेट टेक्निक कहा जाता है इससे। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, अगर आप लोग को चाहिए देन आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ के लिए मुझे कमेंट करके बताओ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी शेयर करूँगी। ओके, यहाँ पे आप लोग के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, वो लोग के लिए क्या है ये करना, ट्यूशन क्लास लेना या फिर कोई भी कोचिंग सेंटर में, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में ये करने के लिए, एडमिशन करने के लिए बहुत रुपया लग जाता है, तो वो लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट मैं ये लेके आ रही हूँ आप लोग के लिए वीडियो, ताकि उन बच्चों तक पहुँच पाएँ जिसके पास में रुपया का प्रॉब्लम हो रहा है, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये मैं लेके आती हूँ। और ये बात सोचिए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मे बी नॉट वैल्यूएबल, बट ये बहुत ही वैल्यूएबल है, बिकॉज यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ करेंट अफेयर रिलेटेड, और जो भी हम लोग का आजकल का न्यूज़ में चलता है, या जो भी ये हुआ है कितना साल के बाद में इसको ये कर रहे हैं, तो वही सब चीज़ को मैं न्यूज़ में कल लेके आती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोग चाहिए तो कमेंट करके बताएंगे, मैं शेयर जरूर करूँगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 433, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिमोन कमीशन। तो हम लोग का सिमोन कमीशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। इट हैड द objective of studying the progress of governance scheme. It had an equal number of Britisher and Indian as its member. It proposed the abolition of diarchy. तो हम लोग का क्या है इक्वल नंबर, जो ब्रिटिशर और इंडियन के बारे में दिया हुआ है। हम लोग का सिमन कमीशन में क्या था, सभी ब्रिटिशर को वहाँ पे इलेक्टेड किया गया था, कोई भी इंडियन नहीं थे, तो इसलिए हम लोग इसे अपोज किए थे। देन हम लोग का 1 and 3 करेक्ट हो जाता है और बाकी सब गलत है। देन 1 and 3 सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए देख लेते थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन। लुक एट हियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको ये करने के लिए ये स्कीम बनाया था, जो अलग अलग नया चीज़ में लेके आए थे, नया चीज़, उसमें सिमोन कमीशन उसे कहा जाता है। ओके, देन यहाँ पे क्या है अलग अलग जो ये था उसके ऊपर स्टडी किया गया था स्कीम के ऊपर, उसके बाद जाके ये सिमोन कमीशन लेके आया गया था। देन हम लोग का जो 2 नंबर गलत हो जाता है, बिकॉज जितना भी ब्रिटिशर थे सबको वहाँ पे मेंबर किए गए थे, जो 7 मेंबर थे कमीशन के लिए, और इंडियन को नहीं किए गए थे। देन स्टेटमेंट थर्ड जो था, रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, इट प्रपोज द एबोलिशन ऑफ दायरकी को एबोलिशन किया गया था इसमें। इट स्टेट दैट द गवर्नर शुड हैव डिस्क्रिमिनेटरी पावर। ओके,
डिस्क्रिशनरी पावर को भी दिया गया था, और रिलेशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, प्रोटेक्शन ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी, ये सब भी दिया गया था ये सिमन कमीशन में। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंक्रीज, यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसका नंबर को इंक्रीज किया गया था। ओके, यहाँ तक क्लियर है। Okay, then question number 434, why was 15 August chosen as the Independence Day of India? Okay, तो 15 अगस्त को क्यों चूज़ किया गया था इंडिपेंडेंस डे के लिए? बिकॉज जो हम लोग का जितना ये हुआ था उस समय जून के टाइम में हम लोग के लिए इंडिपेंडेंस मिल गया था, बट 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे क्यों चुना गया है? ठीक है, देखते हैं उसे। इट वाज ऑन दिस डे दैट इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन इन पास्ट। ये गलत है, बिकॉज हम लोग को जून तक हम लोग को पूरा वो लोग ये कर दिए थे, इंडिपेंडेंस कर दिए थे, बट डिक्लेयर करने के लिए 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डेट दिया गया था। तो क्यों किया था ऐसे? बिकॉज लॉर्ड माउंटबेटन चूज द डेट एज ही कंसिडर दिस डेट टू बी लकी। तो क्या, तो ये हम लोग का जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय का ये थे, ये गवर्नर थे, और ये इसी डेट को चूज़ किया बिकॉज उस समय क्या था, जो वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार के समय में 15 अगस्त के दिन में जो हम लोग का जापानीज ये थे, आर्मी थे, वो लोग खुद को सरेंडर किए थे, इसलिए ये दिन लकी मानते थे लॉर्ड माउंटबेटन, इसलिए हम लोग का जो इंडिपेंडेंस डे को भी 15 अगस्त को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। ये देखिए, द डेट वाज चूजन बाय द लॉर्ड माउंटबेटन हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड कंसिडर्ड दिस डेट to be lucky. Okay, it was on this day during the World War II that the Japanese army surrendered to the Allies. Okay, got it? Okay, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 435. Consider the following statement related to the लखनऊ पैक्ट 1916. जो हम लोग का लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। While the League agreed to present joint constitutional demand with the Congress to the government, the Congress accept the Muslim League position of separate electorate. ओके, तो ये हम लोग का सही था कि 40% मुस्लिम ये को दिया जाए। देन सेकेंड वन था, द मुस्लिम वर ऑल्सो ग्रांटेड ए फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ सीट इन द लेजिस्लेचर एट ऑल इंडिया एज वेल एज द प्रोविंशियल लेवल। तो हम लोग का ये सही था। ठीक है, बोथ 1 and 2 करेक्ट, क्योंकि जो हम लोग का ये हुआ था लखनऊ पैक्ट में जितना भी अलग अलग ये था, मुस्लिम लीग और हम लोग का कांग्रेस लीडर सब मिलके ये किए थे, और उस समय ये एग्री भी हुए थे। तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, द लखनऊ पैक्ट इन 1916 ऑफर ए जॉइंटली कांग्रेस केम फॉर constitutional reform, remanding representatives, government and dominion status of India. Okay, the principle of separate electorate was accepted. यहाँ पे accept किया गया था because बहुत देर से क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट नहीं किया गया था जितना भी मुसलमान के लिए, बट इस सेशन में लखनऊ पैक्ट में जो 1916 में हुआ था उस समय ये एक्सेप्ट किया गया था कि वो इलेक्टोरेट जो ये कर सकते हैं, अलग सा इलेक्शन करा सकते हैं मुस्लिम वालों के लिए। द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन बोथ इम्पेरियल्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज एग्रीड अपॉन। तो ये दोनों ही एग्री किए थे। देन मुस्लिम लीडर्स एक्सेप्ट अंडर द रिप्रेजेंटेशन इन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया 40% ऑफ सीट इन बंगाल फॉर इंस्टेंट। ओके, देन 40% सीट वो बंगाल में चाहते थे। इन रिटर्न फॉर ओवर परसेप्शन इन प्रोविंसेस लाइक बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो यहाँ पे 30% के लिए मांग किए थे और बंगाल में 40% के लिए मांग किए थे। ओके ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को। 436, एफिलियन इज द पोजिशन ऑफ। ओके, एफिलियन जो हम लोग का न्यूज़ में बार बार हम लोग देखे थे, ये कौन सा पोजिशन के बारे में दिया गया है, देख लेते हैं। द मून व्हेन इट इज नियरर टू द अर्थ ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन। देन सेकेंड वन है बी, the earth when it is nearest to the sun during the revolution. The moon when it is farthest from the earth during the revolution. The earth when it is farthest from the sun during its revolution. Okay, तो किसके बारे में ये दिया है? जब अर्थ क्या होता है, सन से दूर चला जाता है थोड़ा सा रिवोल्यूशन के टाइम में, उसी समय में हम इसे क्या कहते हैं, एफिलियन। ओके, एफिलियन कहते हैं। तो हम लोग का ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। ओके
ओके देन हम लोग का ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. Okay, then here during its revolution around the sun, the earth is farthest from the sun on 4th July. तो कौन सा दिन में होता है ये? 4th जुलाई में होता है. और ये पोजीशन जब आता है तो उसे हम एफिलियन कहते हैं. देन दूसरा क्या है, जब अर्थ क्या होता है सन का एकदम नियरेस्ट हो जाता है 3rd जनवरी को, तो उसे हम क्या कहते हैं उस पोजीशन को? फेरीहेलियन. ओके, फेरीहेलियन कहते हैं. पेरीहेलियन. ओके, पेरीहेलियन जनवरी मंथ का 3rd डे को हम लोग कहते हैं, बिकॉज सन और अर्थ क्या है एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं. अर्थ सन के नज़दीक चला जाता है. ओके, सन नहीं आता है बट अर्थ क्या है उसके अराउंड रिवोल्यूशन करता है, तो उस समय वो थोड़ा नज़दीक हो जाता है. और जब हम लोग का जुलाई का जो 4 तारीख का होता है 4th ऑफ जुलाई, उस समय क्या है अर्थ थोड़ा सा दूर हो जाता है सन से, तो उसे हम उस पोजीशन को एफिलियन कहते हैं. एफिलियन और पेरीहेलियंस में कन्फ्यूजन होना नहीं है. पेरीहेलियंस मीन्स सामने में आना, एफिलियंस मीन्स जो दूर हो जाते हैं. ओके, थोड़ा सा दूर हो जाना, उसे आप लोग याद रखिए. दूर से आप लोग एफिलियन कर लीजिए और नज़दीक से पेरीहेलियन कर लीजिए, तो याद हो जाएगा. ओके, देन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 437. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. ओके, तो इंडस्ट्री के बारे में है कौन कौन सा ये बेसिक चीज़ है जो इंडस्ट्री को क्लासीफाई करेंगे. ओनरशिप, ओनरशिप होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए. अगर कोई इंडस्ट्री में ओनर ही नहीं रहेंगे तो कौन काम कराएगा. ओके, देन ओनरशिप होना जरूरी है. देन रॉ मटेरियल्स यूज बाय देम. तो हम लोग का क्या है इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई भी रॉ मटेरियल को क्या है लेके उसे यूज करके उसे क्या है एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं. देन तीसरा हम लोग का है नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड. तो गुड्स का भी नेचर से हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके, तो हम लोग का तीनों की तीनों ही सही हो जाता है. देन ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. ओके, देन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्री आर कैटेगराइज एज पब्लिक सेक्टर. ओनरशिप में क्या है, क्या क्या ले सकते हैं हम? पब्लिक सेक्टर ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर ले सकते हैं, या जॉइंट या कोऑपरेटिव ले सकते हैं. ओके, एक या दो जन भी कर सकते हैं इससे, उसे हम कहेंगे ओनरशिप. देन दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग का क्या है, यूज जो हम लोग करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट को, वो क्या है बेसिक गुड इंडस्ट्री में होता है. कैपिटल गुड इंडस्ट्री में भी हम क्या है रॉ मटेरियल को यूज करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं. इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री में. देन कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री. ओके, देन दूसरा हम लोग का क्या है क्लासिफिकेशन जो दिया था रॉ मटेरियल के बारे में, वो क्या है एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को लेके क्या है एक परफेक्ट मटेरियल बनाएंगे. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल प्रोसेस रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री में. तो हम लोग का ये सब क्लासिफिकेशन था. और जो हम लोग का नेचर ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, जो अलग अलग नेचर रहता है अलग अलग प्रोडक्ट का, उसके बारे में है. मेटलर्जिक इंडस्ट्री में उसके अलग होता है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट. देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में भी अलग है, केमिकल एलाइड इंडस्ट्री में भी अलग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अलग प्रोडक्ट मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी आपको अलग प्रोडक्ट मिलेगा. हर एक का अलग अलग लेवल का होता है. ठीक है, अगर हम लोग कपड़े के इंडस्ट्री में जाके हम बोलेंगे कि उसे इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए, तो दैट नॉट पॉसिबल, बिकॉज अलग अलग नेचर होता है हर एक मैन्युफैक्चर का, हर एक प्रोडक्ट का. ठीक है, तो ये हम सब का ये हमारा जो जितना भी इंडस्ट्री क्लासीफाई करता है उसके अंदर आ जाता है. ओके, गॉट इट. ओके, देन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 438. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माल्थुसियंस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन. माल्थुसियन थ्योरी के बारे में देखेंगे. While the food supply increase in geometrical progression of population increase in arithmetical progression. Then second one, it violates the law of diminishing returns. Diminishing returns. The theory underestimates scientific technological advantage. देन हम लोग का कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है. ओके, इनकरेक्ट वाला कौन सा है, 1 और 2 हम लोग का इनकरेक्ट है. हम लोग का जो थर्ड वाला है वो क्या है, द थ्योरी अंडर एस्टिमेट साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांटेज, ये हम लोग का करेक्ट हो जाता है. और बाकी जो दो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कोई भी यहाँ पे नहीं है, अप्लाई नहीं किया जाता है या सप्लाई नहीं होता है. दूसरा क्या है डिविनाइजिंग रिटर्न, ये सब नहीं होता है. तो हम लोग का दोनों गलत है, 3 नंबर जो है करेक्ट है. दैट मीन्स हम लोग का 1 और 2 आंसर सही हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है इनकरेक्ट वाला पूछा था. ओके, और एक बात देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है हम लोग का इनकरेक्ट है.
दैट मीन्स हम लोग का ये 1 and 2 करेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट आंसर है। तो हम लोग का एक्सप्लेनेशन क्या है, पब्लिश इन देख लेते हैं, पब्लिश इन 1798 बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थस। जो पब्लिश किया था हम लोग का थॉमस रॉबर्ट माल्थस, वो 1798 को किए थे, इसलिए उसके नाम पे थॉमसियन ये कहा जाता है, ये थ्योरी कहा जाता है। ओके, थॉमसियन थ्योरी ये सब कहा जाता है, बिकॉज इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है ये। और इसके थ्रू क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और इंक्रीज अगर सप्लाई होता है तो अरिथमेटिकल प्रोग्रेस इंक्रीज होता है, स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल है। माल्थस वाज सेवरली क्रिटिसाइज फॉर दिस नैरो एंड पेसिमेटिक व्यू। ये नैरो और पेसिमेटिक व्यू को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे। और दूसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में, उसके बारे में आप लोग देख लेंगे, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, अदरवाइज कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, पीडीएफ के लिए मैं शेयर कर दूंगी। ओके, देन 439, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ ओशन करंट। ओके, ओशन करंट के बारे में देखेंगे। West coast of the continent in tropical and subtropical latitude are bordered by warm water. The mixing of warm and cold current develop the best fishing ground in the world. ओके, तो मिक्सिंग ऑफ जो कोल्ड वाटर और वार्म वाटर होता है वो सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो ये है 1 हम लोग का गलत है, 2 हम लोग का सही है, देन हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाता है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। ये देखिए, वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड are bordered by the cool water. Okay, then their average temperature are relatively low with a narrow diurnal and annual ranges. There is fog but generally the area are arid. ये हम लोग का क्या है, एराइड होता है जनरली। और वेस्ट कोस्ट में क्या होता है, कॉन्टिनेंट, मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड ये होता है। और बॉर्डर क्या है, वार्म वाटर होता है। और जब भी वार्म और मिक्स वाटर कोल्ड वाटर मिक्स होता है उस समय क्या है, वहाँ पे बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल रहते हैं, तो वो फिशिंग जोन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ओके, देन हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है 440, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन इज आर करेक्ट। तो कौन सा यहाँ से करेक्ट है देखेंगे। कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ टिम्बर इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द पीरियड ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल कोइंसाइड विद द इक्विनॉक्स। The temperature remains uniform throughout the year with very little variation. Then हम लोग का 2 and 3 करेक्ट है, 1 गलत हो जाता है, तो हम लोग का 2 and 3 डी। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट। ये देखिए, कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ द टिम्बर इन दिस एरिया इज डिफिकल्ट। ओके, कमर्शियल एक्सट्रैक्शन करने के लिए टिम्बर ये रीजन में डिफिकल्ट होता है और ये नहीं कर सकते हैं। देन दूसरा हम लोग का जो क्या है, हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल में क्या है, उसका जितना हम लोग का 5 डिग्री और 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ इक्वेटर है वहाँ पे पाया जाता है। और इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। इफ़ यू वांट देन कमेंट करके बताएंगे तो मैं शेयर कर दूंगी, अदरवाइज स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।